हम लोग डिस्कस कर रहे थे कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे पहले डोनर क्या करेंगे, डोनर से हम लोग ब्लड लेंगे। देन बीपी apparatus वी हैव टू इन्फ्लेट बिकॉज हमको प्रेशर क्रिएट करना है। तो बीपी को हम लोग apparatus को अप्लाई करेंगे टुवर्ड्स द क्यूबाइटल अराउंड द अपर आर्म, अराउंड द क्यूबाइटल फोसा, अबव द क्यूबाइटल फोसा, एंड वहां से मिडिल क्यूबाइटल वेन से हम लोग एक 15 गॉज का नीडल इंट्रोड्यूस करेंगे। बिफोर अप्लाइंग दिस 15 gauge needle, we have to apply the anesthetic local anesthesia around the subcutaneous area. Then we have to introduce the needle. Then वहां से हम लोग ट्यूब कनेक्ट करेंगे, प्लास्टिक ट्यूब which should be connect to a plastic bag which is containing around 75 ml of anticoagulant solution to prevent any clotting of the blood. And the blood should be draw from the donor, and about 410 ml of blood is taken in a single bag. ठीक है। तो जो एंटीकोगुलेंट जो हम लोग यूज करते हैं, तो व्हाट इज द एंटीकोगुलेंट एजेंट? तो एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन के अंदर द सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड इज नोन एज द सीपीडी सॉल्यूशन। तो सीपीडी सॉल्यूशन इज आस्क्ड ड्यूरिंग वाइवा क्वेश्चन, वाइवा, इट इज अ वाइवा क्वेश्चन where you have to say about this the content of the solution. You have to say the contents are the trisodium citrate or the dehydrate, citric acid, sodium dihydrogen phosphate, and dextrose mixed water. So these four components you have to learn. Okay, it is very much important. तो सीपीडी सॉल्यूशन के अंदर आता है ट्राइसोडियम साइट्रेट, साइट्रिक एसिड, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज मिक्स वाटर। तो ये क्या करता है? ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ऑल्सो देयर आर अदर प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द RBC survival days. So depending upon these condition, depending upon these criteria, there are different preservatives. So CPD we have seen C for citrate, P for phosphate, and D for dextrose. ACD preservative, acid, citrate, and dextrose. CPDA, CPD plus adenosine is the preservative, and CAGM, that is saline, adenine, glucose, and mannitol. So ये वाला एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, SAGM एंड CPD। ठीक है। तो SAGM का जो है उसमें अगर एंटीकोगुलेंट यूज हुआ, या फिर जो हम लोग बैग में यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन, उसका जो जो सेल्फ लाइफ है वो 35 डेज का है। ठीक है। ACD का है 21 डेज, CPDA और SAGM का होता है 35 डेज। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो वाला एक्सपायरी हो जाता है ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि व्हाट आर द एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन that are helps as a preservative during the collection of the blood from the donor. ठीक है। अब आता है types of blood transfusion। ठीक है। तो there are different types of blood transfusion, जैसे कि हमारा warm blood during cardiopulmonary operations। तो during cardiopulmonary operations we use generally a warm blood, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि cold blood उसमें हम लोग avoid करते हैं to prevent any cardiac dyspnea. The typical stored CPD blood from blood bank is most commonly used. So CPD solution is the most commonly used in the blood banks. ठीक है। Then filtered blood transfusion is also used to prevent any infection or sepsis. और next number 4 is the auto transfusion, that is patient own blood used for blood transfusion. तो auto transfusion के अंदर क्या होता है कि patient का खुद का ही blood है उसको purify करके और the components which is required वो वाला ही यूज होता है ट्रांसफ्यूजन के लिए। नंबर 5 इज द रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन, लाइक इंडिकेटेड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये इस सिनेरियो में अगर मदर RH नेगेटिव है, अगर मदर RH नेगेटिव है एंड फीटस इज RH पॉजिटिव, तो फर्स्ट इश्यू में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट सेकंड इश्यू में क्या होगा, उसमें ट्रांसमिशन या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, तो चाइल्ड और द इन्फेंट विल सफर फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है। ये वाला एक डिजीज है जिसमें ये वाला डिजीज हो जाता है न्यूबॉर्न और इन्फेंट को। तो ट्रांसफ्यूजन इज गिवन थ्रू अम्बिलिकल वेन ऑफ इन्फेंट विद सिरिंज विद 4-way अडेप्टर। तो न्यूबॉर्न या इन्फेंट्स में ट्रांसफ्यूजन जो करते हैं वो वाया दी अम्बिलिकल वेन से करते हैं। ठीक है। 1 to infant body, second to donor, third is the citrate saline and the 4th to wastes। तो यहाँ पे 4 अडेप्टर या 4-way हम यूज करते हैं। तो पहला जो कनेक्शन होगा वो टू द इन्फेंट बॉडी में होगा, सेकंड होगा डोनर के पास, थर्ड होगा जो साइट्रेट सॉल्यूशन टू प्रिवेंट एनी क्लॉटिंग,
एंड द फोर्थ इज द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो नॉर्मली बस ये समझ के रखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अराउंड 70% ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस विल बी रिप्लेस्ड एंड 500 ml ऑफ सीपीडी स्टोर्ड ब्लड विल जनरली रेज द हीमोग्लोबिन बाय 10%। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना अच्छे से कि क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर दो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। नंबर 1 is the transfusion reaction and number B is the transmission of disease। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मतलब मीनिंग से ही समझ आ रहा है कि the reactions which is occurring during the transfusion of blood and after the transfusion of blood there is the transmission of diseases, जिसके वजह से these are the two heading or the two complications that we are going to read। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं। तो in case of the transfusion reaction, the following are the various transfusion reactions which may be seen as the complications of blood transfusion। Of these, the incompatibility is the probably the most complications during the transfusion reaction which mainly occurs। The incompatibility का मतलब क्या होता है, इसके अंदर 3 causes आते हैं। incompatibility का मतलब ट्रांसफ्यूजन मतलब उसमें क्या हो रहा है, एंटीजन एंड ब्लड का कंपोनेंट में रिएक्शंस हो रहा है। ठीक है, तो ये इनकम्पैटिबिलिटी कैसे होते हैं, ये 3 वे से होते हैं, 3 तरीके से होते हैं। सबसे पहले तो इनकम्पैटिबल ट्रांसफ्यूजन हो गया। अगर RH पॉजिटिव का एक जन का डोनर RH नेगेटिव में ट्रांसफ्यूज्ड हो गया तब क्या होता है, इनकम्पैटिबल एक ट्रांसफ्यूजन होता है, उसमें से इनकम्पैटिबिलिटी आता है। नेक्स्ट, अगर ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड विच इज ऑलरेडी हेमोलाइज्ड बाय हीटिंग और ओवरफ्रीजिंग और शेकिंग, तो ऐसा जो ब्लड कंपोनेंट हो, ब्लड प्रोडक्ट हो जिसकी वजह से या ओवर हीटिंग बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो गया है या हेमोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, और ओवर फ्रीजिंग की वजह से क्या होता है, आरबीसी क्या होता है ना, हेमोलाइसिस हो जाते हैं, आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा हीटिंग एनवायरनमेंट का हुआ या ओवर फ्रीजिंग एनवायरनमेंट का रहा या ओवर शेकिंग अगर हुआ ब्लड का कंपोनेंट, देन देयर विल बी अ हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी एंड इट विल बिकम इनकम्पैटिबल। नंबर थर्ड इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड आफ्टर द एक्सपायरी डेट। सो वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि एक्सपायरी डेट वो ब्लड प्रोडक्ट का नहीं हो गया, क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट हो जाए, वी ऑल नो कि आरबीसी का लाइफ स्पैन अराउंड 120 डेज है। तो 120 डेज में क्या होता है, आरबीसी ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, it becomes incompatible after that। So transfusion of the blood after expiry date is also comes under the incompatibility। So what are the clinical features that we will get during the incompatibility? उसमें क्या होता है क्लिनिकल फीचर में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन इज द राइगर एंड फीवर। तो फीवर पेशेंट का आता है, राइगर आता है, चिल्स आता है, हेडेक पेशेंट को मिलता है। देन देयर विल बी अ प्रेजेंटेशन ऑफ नॉशिया, वॉमिटिंग। ठीक है, और द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट साइन इज द पेन इन द लॉइन एरिया। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, देयर विल बी अ पेन इन द लॉइन एरिया if we have pushed the blood of incompatible patient donor। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, there will be a pain in the loin। So from this time we will understand there is any blockage in the renal tubules। ठीक है, जिसकी वजह से पेन इन द लॉइन we are getting। क्या होता है कि जो ब्लड कंपोनेंट अगर मान लो कोई ट्रांसफ्यूज होता है, कोई हेमोलाइज ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज होता है कोई एक रेसिपिएंट में, तो उसमें क्या होता है, जो सारे एम्बोलाई या क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं वो जाकर के ट्यूबुलर वेन में जाकर के, रेनल वेन्स में जाकर के ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी अ पेन इन द लॉइन एंड इट इज अ वेरी फेटल साइन। और इसमें क्या होता है, पेशेंट में कंप्लेन दी देयर विल बी अ टाइटनेस इन द चेस्ट एंड डिस्पनिया भी रहेगा, पेशेंट कुड नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। और पेशेंट फर्दर ऑन, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड और इफ द ट्रांसफ्यूजन इज नॉट स्टॉप्ड, then there will be a fatal or the patient will lose his consciousness and there will be a shock। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या होता है कि देयर आल्सो इन दिस कंडीशन क्लिनिकल फीचर्स में यूरिन आउटपुट क्या होता है, वहाँ पे हमको हेमोग्लोबिनिडिया मिलता है, लाइक हेमाचूरिया, पेशेंट में प्रेजेंट विद यूरिन जिसमें कि आरबीसी निकल रहे हैं। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ आल्सो जॉन्डिस, क्योंकि बिकॉज द ब्लड इज हेमोलाइज्ड, हम लोग ट्रांसफ्यूज किए हेमोलाइज्ड ब्लड, और in because it is a jaundice is the definite sign of incompatible transfusion। the important sign है कि due to hemolysis की वजह से jaundice मिलता है and it is the definite sign of incompatible transfusion and usually it is appears during after 1 to 1.5 day। ठीक है, तो अल्टीमेटली रेनल फेलियर हो जाता है which is due to the blockage of the renal tubes and hematine pigment का deposition हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को डायरेटिक्स देते हैं, एंटीहिस्टामिनिक और एचकॉट स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, हाइड्रोकोर्टिजोन इंस्टेंट रिलीफ देना है पेशेंट का। इसमें डिस्पनिया भी हो रहा है एंड पेन, राइगर, वॉमिटिंग हो रहा है,
तो एंटीहिस्टामिनिक एंड हाइड्रोकोर्टिसोन अराउंड IV 1 mg हम लोग देते हैं स्टार्ट डोज, एंड अदर मेंटेनेंस डोज भी देके रखते हैं। हेमोडायलिसिस इफ एनी रेनल फेलियर और एनी ब्लॉकेज, हेमोडायलिसिस भी पेशेंट को करना पड़ता है इफ देयर इज एनी नीड। नंबर 2 इज दी pyrexial reaction, like patient can present with vomiting, fever, there will be a rapid increase in pulse, tachycardia, ठीक है। further on बाद में क्या होगा, there will be patient will become restless, there will be headache, also there will be a chill and rigor, ठीक है, and the pulse rate will become high, ठीक है, and उसमें क्या होगा, there will be further on fever का हिस्ट्री हम लोग को मिलेगा, ठीक है, nausea and vomiting history not, patient will present with fever and chill। और ऑल्सो अगर हम लोग रैपिड इन्फ्यूजन भी कर दिए ब्लड कंपोनेंट का, तो उसमें भी पायरेक्शियल रिएक्शन लाइक फीवर एंड चिल्स मिलता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू मेंटेन द प्रॉपर ड्रिपिंग पैटर्न, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि टैकीकार्डिया, अर्टिकरियल रैश, फीवर, डिस्निया, एनाफिलेक्टिक शॉक एज वेल देखने को मिलता है इन केस इफ देयर इज एनी एलर्जिक रिएक्शंस। ऑल्सो सेंसिटाइजेशन टू ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ये तो हमारा हो गया ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के सारे क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीजेस। तो ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज वी ऑल नो, if the donor blood is not properly checked, not properly matched, whether it is hepatitis or not, whether it is a patient of HIV or not, any patient is suffering from any bacterial infections or not, so we have to take a proper history before or proper examination before taking the blood from the donor। तो ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज जैसे कि ये सारे डिजीजेस कॉमनली मिल सकते हैं। देयर विल बी अ रिएक्शन कॉज्ड बाय मैसिव ट्रांसफ्यूजन इफ वी डू अ ट्रांसफ्यूजन एक्सेसिवली। अगर डिमांड मेरा 500 ml का हो, तो अगर हम लोग उसमें 1 लीटर ट्रांसफ्यूजन अगर हम लोग ज्यादा कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी अ मैसिव ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसकी वजह से हमको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, देयर विल बी अ साइट्रेट टॉक्सिसिटी, बिकॉज वी आर यूजिंग अ साइट्रेट एज अ एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन, जिसमें से टॉक्सिसिटी मिल सकता है, acid base balance भी मिल सकता है, there will be a failure of coagulation also patient can present with hyperkalemia, potassium levels raised मिलता है इन सारे पेशेंट में। और जिन सारे पेशेंट जो हाइपरकैलेमिया से अफेक्टेड हो या उन पेशेंट जिनका हाइपरकैलेमिया ऑलरेडी हो, उस सारे पेशेंट में क्या होता है और मैसिव हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। देयर विल बी अ हाई लेवल इन पोटेशियम, और वी ऑल नो कि पोटेशियम हाई अगर रहने से देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन कार्डियक रिदम, एरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट आल्सो, ठीक है। और हाइपोथर्मिया पेशेंट हो जाता है। फर्दर ऑन देयर विल बी अ कोल्ड एंड क्लैमी स्किन आल्सो। हाइपरकैलेमिया यहाँ पेशेंट को क्यों मिल रहा है? हाइपरकैलेमिया मान लो अगर हम लोग बहुत ओल्ड, अगर हम लोग कोई एक ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं पेशेंट का, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वी ऑल नो कि आरबीसी ब्रेक डाउन अराउंड 120 डेज का रिस्ट्रिक्शन होता है, और हमारे जो इंट्रासेलुलर जो कैटायन हम लोग का प्रेजेंट रहता है सेल में, दैट इज पोटेशियम। सो आरबीसी क्या होता है, जब ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, इफ वी आर यूजिंग एन ओल्ड ब्लड प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर जो कैटायन पोटेशियम जो प्रेजेंट रहते हैं, वी ऑल नो, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ओल्ड ब्लड लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हेमोलाइसिस होता है, ठीक है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, और फर्दर ऑन क्या होता है, उसमें इंट्रासेलुलर कैटायन दैट इज पोटेशियम वो रेज होता है। तो दैट इज व्हाई इन केस ऑफ this massive transfusion, or we are using an old blood product, उसमें क्या होता है, पेशेंट का हाइपरकैलेमिया में मिलता है पेशेंट का, ठीक है। तो ये हम लोग को चेक करना है हाइपरकैलेमिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल सेलेक्ट द मेडिसिन फॉर हाइपरकैलेमिया। और ऑल्सो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ऑल्सो इन केस ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ऑल्सो वी ऑल्सो गेट कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एज वेल। हाइपोकैल्सीमिया जिसमें कैल्शियम लेवल्स कम मिलते हैं, डिक्रीज मिलते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया क्यों मिलेगा? बिकॉज मान लो अगर हम लोग उसमें, हम लोग ने पढ़ा है कि हम लोग उसमें एंटीकोगुलेंट एज अ सीपीडी सॉल्यूशन यूज करते हैं, सीपीडी सॉल्यूशन। तो सीपीडी के अंदर क्या है, साइट्रेट, फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज, ठीक है। तो साइट्रेट क्या करता है, जो साइट्रेट होता है सॉल्यूशन, अगर हम लोग ज्यादा यूज करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो साइट्रेट क्या करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो फ्री कैल्शियम आयंस रहते हैं ब्लड वेसल्स में, वो क्या होता है, वो साइट्रेट क्या होता है, उसको पिक कर लेता है, उसको एडहियर कर लेता है साइट्रेट। देन क्या करता है, वो कैल्शियम को एडहियर करने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड में जो कैल्शियम है वो डिक्रीज हो जाता है। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग एंड हाइपोकैल्सीमिया। अगर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है पेशेंट को, वी गेट अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टिटनी, ठीक है, टिटनी मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है पेशेंट का, ठीक है, मसल्स वगैरह स्टिफ हो जाता है। तो बिफोर ये आपको हम लोग को ध्यान रखना है इन केस ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन, whether patient is not
गोइंग इनटू हाइपरकैलेमिया कंडीशन और नॉट गोइंग इनटू हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन। तो हम लोग को ऐसा ध्यान रखना है कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। एंड देयर आल्सो हम लोग ने ये देखा कि दिस इज द रिएक्शंस व्हिच इज कॉज्ड बाय मैसिव ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। और अगर मान लो हाइपोकैल्सीमिया हो गया देन वी हैव टू गिव इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसकी वजह से हम लोग का जो हाइपोकैल्सीमिया हो गया है वो लाइक रिवर्स बैक हो जाए। नेक्स्ट कम्स नंबर डी इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओवर ट्रांसफ्यूजन। तो ओवर ट्रांसफ्यूजन में हमको पता है कि देयर विल बी अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज डिमांड हमारा 500 ml का है बट हम लोग उसमें लोड ज्यादा दे रहे हैं, तो हार्ट विल कुड नॉट एबल टू पंप द ब्लड टू द होल सर्कुलेशन, देयर विल बी अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट कम द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें हम लोग को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और एयर का एम्बोलाइजेशन भी मिल सकता है, ठीक है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस याद रखना है about transfusion reaction, transmission of the disease, then what are the reactions which are caused by the massive transfusion, जिसमें हम लोग ने देखा there is a acid base balance, citrates का toxicity हो सकता है, hyperkalemia भी हो सकता है, hypo and hypokalemia होता है, ठीक है। hyperkalemia and hypokalemia, also hypothermia भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ सारे कुछ ब्लड का सब्सटीट्यूट्स है जैसे कि प्लाज्मा एंड डेरिवेटिव्स, फाइब्रोनेज जो हम लोग ने पहले देख चुका है। एल्ब्यूमिन में हम लोग ट्रांसफ्यूज कराते हैं इन केस ऑफ पेशेंट्स ऑफ लिवर डिजीज, ठीक है। उसमें क्या होता है एल्ब्यूमिन हाइपोएल्ब्यूमिनिया होता है जिसमें हम लोग एल्ब्यूमिन का ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, ठीक है। देन सम प्लाज्मा डेरिवेटिव्स हम लोग जैसे ट्रांसफ्यूज कराते हैं इन केस ऑफ बर्न पेशेंट में डेक्स्ट्रॉन का ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम लोग देते हैं पेशेंट को, क्रैब प्रेसिपिटेट हम लोग जो डिस्कस कर लिए वो सारे देते हैं, जेलेटिन भी मटेरियल हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट हम लोग ट्रांसफ्यूज कराते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन।